ये आज की जो कहानी है, वो सुनने के बाद आप भी खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये अपना जो पास्ट होता है, क्या वो फिर से लौट के हमारे पास आ सकता है? तो ऐसी ही ये कहानी है। पूर्व जन्म के बारे में मैंने भी कई सारी कहानियां सुनी है, कितनी मूवीज देखी है। तब तक मैं इसको इतना बिलीव नहीं करता होता था। लेकिन जब ये कहानी मुझ तक पहुंची, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मैंने जाना, परचा, तो ये कहानी सच है, ये सामने आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कहानी मैं आप तक पहुँचाऊँ। आज से 40 से 45 साल पूर्व की ये बात है, 1983, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ये उसी साल की कहानी है, 28 अगस्त 1983। एक फैमिली थी, सुरेश वर्मा, उनकी पत्नी थी उमा देवी और उनके 2 बच्चे, एक भाई, माँ बाप। वैसे अच्छे खासे लोग थे, अच्छे खासे परिवार से थे। आगरा के रहने वाले थे और आगरा के जो मॉल रोड है, वहां पे उनकी एक सुरेश रेडियो नाम से दुकान हुआ करती थी, जो आज भी है। वो दुकान रेडियो के बारे में थी, म्यूजिक सिस्टम के बारे में थी। म्यूजिक से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी, वो वहां पे ठीक की जाती थी, नहीं मिलती थी। तो उस दुकान का नाम सुरेश रेडियो था। एक दिन जो सुरेश वर्मा है, वो अपनी दुकान से घर लौटते हैं। लौट के वो हॉर्न बजाते हैं। उनके पास एक फिएट गाड़ी थी। जब वो लौटते घर के दरवाजे के पास पहुंचते, तो वो हॉर्न बजाते कि ताकि उनकी पत्नी नीचे आए और जो दरवाजा है वो दरवाजा खोल दे, तो वो फिएट गाड़ी लेके अंदर चले जाए और पार्क कर ले अपनी गाड़ी। अब उनकी पत्नी आ ही रही होती है दरवाजा खोलने के लिए, उतने में 2 लोग आते हैं और सुरेश वर्मा पे गोलियों की बौछार कर देते हैं। उनमें से एक गोली बिल्कुल उनको लेफ्ट साइड सर पे लग जाती है और राइट साइड से वो निकल जाती है। सुरेश वर्मा की वहां पे मृत्यु हो जाती है। चारों तरफ खून ही खून। सुरेश वर्मा की पत्नी उमा देवी तब तक नीचे आ गई होती है। वो देखती है कि सुरेश वर्मा पूरे खून से लथपथ है। सुरेश वर्मा की मृत्यु हो जाती है क्योंकि गोली ऐसी जगह लगी थी। बहुत दुख में चली जाती है उनकी पत्नी। सारे क्रियाक्रम होते हैं और एक हिंदू परिवार से थे, तो उसी तरह वो सारी चीजें कर दी जाती है, जो क्रियाकर्म और जो चीजें होती है। अब उसके बाद मैं आपको 3 साल आगे ले चलता हूँ। 1986, 83 में सुरेश वर्मा की मृत्यु हुई। अब आ चुका है 1986, 10 दिसंबर। आगरा से कम 18 किलोमीटर दूर बड़ नाम का एक गांव है। वहां पे एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम तोरण सन रखा जाता है। अब नाम तोरण था, लेकिन घर में लोग प्यार से टीटू बुलाया करते थे। टीटू ये एक गरीब परिवार का घर था। वहां पे उसका एक भाई था अशोक, उसके माँ बाप थे महावीर, प्रसाद और शांति देवी। ये माँ बाप के नाम थे, उनका भाई अशोक था और ये टीटू। अब 2 ढाई साल होते हैं, तो 2 ढाई साल में टीटू बोलना स्टार्ट कर देता है, बहुत अच्छे से, क्लियरली। तो वो जब भी बात करता होता है, तो उसकी आवाज में एक मैच्योरिटी नजर आती है, जैसे एक कोई बड़ा इंसान हो, जो एक मैच्योर इंसान हो, एक एडल्ट इंसान हो। जिस तरीके की बात करते हैं, जिस तरीके का एक्सप्रेशन होता है, चेहरे के हाव भाव होते हैं, टीटू के अंदर वैसी ही झलक झलकती थी। और वो जब भी बात करता था, तो कहता था अपने परिवार को कि मेरा असली घर यहाँ पे नहीं है, वो आगरा में है और मुझे वहां पे जाना है, तो मुझे आप वहां पे ले चलिए। मेरा नाम टीटू नहीं है, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। तो उनके माँ बाप और जो भाई था, उनको भी ये सारी बातें थोड़ी अजीब लगती है कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे सब बातें कर रहा है, उसका क्या मतलब होता होगा। शायद उनको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। गांव में थोड़ी ऐसी मान्यताएं ज्यादा होती है, तो वो इतना ध्यान देते नहीं है टीटू पे। उनको लगता है कि समय के साथ ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। टीटू जैसे जैसे बड़ा होगा, तो उसके हाव भाव में भी चेंज आएगा और उसके बात करने के तरीके में भी चेंज आएगा। वो बच्चा है अभी, बच्चे की तरह ही उसे
ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो तोरण संग है टीटू, वो अब 4 से 5 साल का हो जाता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसके समझने की शक्ति बढ़ती है, तब वो और ज्यादा अच्छे से और क्लियरली वो बताना स्टार्ट करता है कि मेरी एक बीवी है जो आगरा में रहती है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक दुकान है आगरा में जिसका नाम सुरेश रेडियो है, तो आप मुझे वहां ले चलिए, ये मेरा घर नहीं है। अब ये सारी बातें इतने वक्त से उसके घर वाले सुनते आए थे, तो अब कहीं ना कहीं उनको थोड़ा डर लगना या फिर शंका होना कि ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, ये सारी चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक दिन टीटू कहता है कि मुझे मेरे जो ओरिजिनल घर है, जो मेरा घर है, जो आगरा में, आप मुझे वहां ले चलिए। अगर आप मुझे वहां पे नहीं ले चलोगे तो मैं खुद भाग जाऊंगा। इसी तरह डराना भी स्टार्ट कर लिया था। बच्चा सिर्फ 4-5 साल का था, लेकिन उसका बोलने का तरीका, वो जिस तरीके से बातों को प्रेजेंट करता था, वो एक मैच्योर इंसान होता है, जिस तरीके से बात करता है उस तरीके का उसका लहका, उसके एक्सप्रेशन थे, चेहरे के हाव भाव थे। अब एक दिन वो वैसा ही करता है जैसे उसने कहा था। वो अपनी सारी चीज़ें पैक करता है। हालांकि वो बच्चा था तो उसको पता नहीं था कि किस तरीके से सारी चीज़ें लेनी होती है, अगर मैं घर से भाग रहा हूँ तो कैसे जाना चाहिए, लेकिन वो अपने आप से कर लेता है। और जब वो सामान सब रेडी करके, पैकिंग करके वो रेडी रखता है, तो उसका भाई उसे देख लेता है, उसे कहता है कि क्या कर रहा है। तो उसने कहा था कि मैं भाग जाऊंगा, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। जब अशोक, जो टीटू का भाई था, उसकी नज़र पड़ती है कि किस तरीके से टीटू ने पूरा पैकिंग करके रखा हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छे से, जैसे कोई एक बड़ा इंसान कहीं जाने से पहले सारी पैकिंग करता है, उस तरीके का उसका पैकिंग था। अब ये देख के अशोक को भी बहुत वो शौक हो जाता है कि ऐसा कैसे एक छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी पैकिंग कर रहा है, उसको सब पता है क्या क्या चीजें रखनी है, तो वो शौक हो जाता है। अब वो टीटू को समझाता है कि टीटू देख, तू आज मत भाग, मुझे 3-4 दिन का समय दे, मैं तुझे तेरे जो घर है, तू जो बता रहा है वो चीज, वो जगह पे मैं तुझे जरूर ले जाऊंगा। अशोक तय करता है कि पहले मैं खुद जाता हूँ वो जगह पे, मैं देखता हूँ कि ऐसी कोई दुकान आगरा में है भी या नहीं, ऐसे कोई नाम का वहाँ पे कोई इंसान रहता था भी या नहीं, या रहता है भी या नहीं। तो ये सारे सवाल लेके अशोक आगरा पहुँच जाता है। वो आगरा के मॉल रोड पे पहुँच जाता है। वो वहाँ पे ढूंढता है कि सूरज रेडियो नाम की कोई दुकान मिल जाए उसे। फिर उसकी नज़र एक दुकान पे पड़ती है जिसका नाम था सुरेश रेडियो। मैं उसकी फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना। अब ये दुकान को देखते ही अशोक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, मानो कि जैसे वो पूरा चौंक गया हो। लेकिन फिर भी वो अपनी सांसें थामता है, और थोड़ी पूछताछ के लिए वो दुकान में जाने का फैसला करता है। वो जब दुकान में चला जाता है जो सूरज स्टूडियो थी, तो वहां पे वो लेडी को देखता है कि एक लेडी वहां पे काउंटर पे बैठी हुई है। जब वो लेडी से बात करता है कि यहाँ पे कोई सुरेश वर्मा नाम का कोई इंसान है, तो वो लेडी आंसर देती है कि वो सुरेश वर्मा अब नहीं रहे, आज से कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये जो फोटो आप देख रहे हो ये उन्हीं की है। फिर अशोक और 2-4 सवाल करता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या है, तो वो कहती है कि मैं ही उनकी पत्नी हूँ, मेरा नाम उमा है। तो ये सारी चीजें वही थी जो टीटू ने अशोक को और उसके जो परिवार में सबको बताई हुई थी। अशोक और एक बार चौंक जाता है। अशोक फिर और एक सवाल करता है कि आपके घर में कौन कौन है, तो वो कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं बूढ़े। तो ये सारी जो बातें थी वो एग्जैक्टली मैच करती है, वो डिट्टो वही बातें थी जो टीटू ने सबको बता रखी थी। फिर वो इतना सोच रहा होता है, उतने में ही उमा देवी का सामने से रिप्लाई जाता है। अशोक को एक सवाल जाता है कि आप इतना कुछ मुझे क्यों पूछ रहे हैं, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, और मेरे पति के बारे में और मेरे परिवार के बारे में इतनी सारी चीजें आप क्यों पूछ रहे हो। तो ये सारी
सारे सवाल जानने के बाद जब सवाल उसके आंसर में अशोक एक ही बात कहता है कि मैं जितना चौंका हुआ हूँ, अब चौंकने की बारी आपकी है। उमा देवी अपनी सांसें थामती और सुनने के लिए बेकरार होती है कि ऐसा तो ये शख्स क्या कहने वाला है। फिर अशोक सारी सच्चाई बताता है कि 10 दिसंबर 1986 को मेरे यहाँ एक मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, जिसका नाम हमने तोरण संग टीटू रखा। हम प्यार से घर पे उसे टीटू कहते हैं। और टीटू हमेशा ये बात करता है कि ये जो दुकान है वो उसकी है, जो आगरा में घर है वो उसका है, आप उमा देवी उसकी पत्नी हो। अब वो छोटा सा बच्चा जो कम से कम 4 या 5 साल का, और वो ये सारी चीजें बता रहा है कि क्लेम कर रहा है कि ये सब मेरा है। तो ये बातें थोड़ी चौंकाने वाली थी। ये सुन के उमा देवी भी बड़ा शौक हो जाती है, वो चौंक जाती है। अब उनके माँ बाप आ जाते हैं। जब उनके माँ बाप आते हैं तो सारी बातें उमा देवी उनके माता पिता को भी बताती है। अब उनके जो माँ बाप थे वो थोड़े भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, भगवान इतने भी क्रूर नहीं हो सकते कि हमसे हमारा बेटा इस तरह छीन ले। हो सकता है कि उन्होंने हमारे बेटे को ही बेच दिया हो। तो एक तरफ एक इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था, लेकिन उसी के बीच में उनके पास बहुत बड़े सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो वो चाहते थे कि वो क्रॉस चेक करे कि ये जो कह रहा है अशोक नाम का कोई जो इंसान है, वो आके जो भी कह रहा है क्या वो सारा सच है। तो वो अशोक को कहते हैं कि हमें उस लड़के से मिलवाइए, आपके भाई टीटू से। हम उससे मिलेंगे, सब जांच पड़ताल करेंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये आप जो भी कह रहे हो क्या वो बातें सच है या नहीं। अशोक कहता है कि मैं अपने गांव के लिए ही निकल रहा हूँ, सिर्फ 18 किलोमीटर ही दूर है मेरा गांव, मेरा भाई वहाँ पे ही है, तो आप भी मेरे साथ चलिए और आप खुद देख लीजिए। अब सारा परिवार अशोक के साथ बाड़गांव पहुँचता है। अब जब वो बाड़गांव पहुँचते तो बाहर बहुत सारे लड़के ऐसे खेल रहे होते। तो वो अपने दोनों बेटों को कहती है, जो उमा देवी होती है, वो कहती है कि तुम यहाँ पे खेलो, हम अंदर जाके कुछ बात करके मिल के आते हैं, हम जिसके घर पे आए हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो अशोक टीटू को आवाज देता है। टीटू तभी खाना खा के उठा हुआ होता है। टीटू तुरंत आता है और तुरंत टीटू से एक सवाल करता है अशोक कि पहचाना ये कौन है। और टीटू आंसर देता है कि ये तो मेरी धर्मपत्नी उमा है, ये मेरे मम्मी पापा है। मैं कह तो रहा था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा परिवार ये नहीं है, मैं तो आगरा का हूँ, मेरे परिवार में और लोग हैं। अब ये सुन के सब चौंक जाते हैं, क्योंकि जो उमा देवी थी, जो उमा देवी के जो माता पिता थे, जो सुरेश वर्मा के माता पिता थे, तो वो सब टीटू को पहली बार मिल रहे थे। अब वो सब बैठते हैं। टीटू एक सोफे पर बैठता है, एक जगह थी वहाँ पे ऐसे कॉर्नर पे, और वो उमा देवी को आवाज़ दे के कहता है कि उमा तुम यहाँ पे आ जाओ। अब ये सुन के उमा देवी थोड़ा शर्मा भी जाती है और थोड़ा चिंता में भी आ जाती है कि ये एक छोटा बच्चा ऐसे कैसे कह रहा है, लेकिन फिर वो उसके बाजू में बैठ जाती है। अब जब वो लोग बातें शुरू करते हैं तो टीटू बहुत सारी ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच में ही होती है। तो ये सारी बातें सुन के उमा देवी वापस चौंक जाती है और वो उसके माँ बाप और सबको बताती है कि टीटू ने मुझे ऐसी बातें कही है जो सिर्फ मैं और सुरेश वर्मा, जो कि उनके पति थे, वो ही जानते थे। अब ये सारी बातें वहाँ पे वो क्रॉस चेक करते हैं, वो पूछते हैं कि इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, आपके 2 बच्चों का नाम क्या है। टीटू सब सही बताता है। फिर वो जब जा रहे होते तो वो बाहर निकलते। अब जब वो वहाँ से आगरा से बाड़गांव आए थे तो वो एक मारुति गाड़ी लेके आए थे। तो टीटू जैसे ही वो मारुति गाड़ी देखता है वो पूछता है कि आप ये गाड़ी क्यों लेके आए हो, मेरी फियाट कहाँ है। अब ये सुन के वापस चौंकना बनता था उन सारे परिवार का। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो टीटू कहता है कि मुझे पता है, मेरे पास फियाट गाड़ी तो थी,
मैं उस वही तो चलाता था। ये फियाट गाड़ी वही थी जो गाड़ी लेके 1983 में सुरेश वर्मा अपनी जो शॉप थी सुरेश रेडियो, वहाँ से निकल के अपने घर पहुँचते और फिर 2 अनजान लोग आके उनको गोली मार के उनकी मौत कर देते। तो वो वही गाड़ी थी फियाट। उसके बाद उसके परिवार थे जो उमा देवी और बाकी घर वाले, वो फैसला करते कि फियाट को अब बेच देते, उसकी जगह कोई और गाड़ी ले लेते और ये मारुति गाड़ी इसके बाद ली गई थी। तो फियाट के बारे में भी टीटू को पता था। फिर टीटू उससे कहते हैं कि तुम अपने बेटों को, जो तुम कह रहे हो कि तुम अपने 2 बच्चे तुम्हारे, तो उनको आवाज़ देके उनके नाम से तुम बुलाओ, उनको पहचानो। वो दोनों बेटों जो वहाँ पे खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो उनमें से आवाज़ देके बुलाता है, दोनों के सही नाम पुकारता है और वो वही दोनों लड़कों को वो पहचान जाता है और कहता है कि हाँ, यही तो मेरे बेटे हैं। अब दिक्कत ये होती है, परेशानी का सिचुएशन ये बनती है कि यहाँ पे टीटू 4-5 साल का, उसके जो 2 भाई, उसके बेटे जो 2 भाई थे, वो 8 से 10 साल के। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो किसी के मानने में आ नहीं रही थी। लेकिन जो भी सारे बनाव बने, जो सवाल किए गए, उससे तो यही पता चल रहा था कि जो टीटू कह रहा है वो सही है, उसी का पुनर्जन्म है। सुरेश वर्मा जो मर गए थे 1983 में, वही 1986 में उन्हीं का जन्म हुआ है। फिर वो टीटू को आगरा की वो शॉप में ले जाने का फैसला कर दे कि चलो, तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारी दुकान है एक आगरा में, वहाँ पे ले चलते हैं। जब वहाँ पे ले चलते, वो मॉल रोड पे ले जाया जाता है, तो टीटू अपनी दुकान को भी पहचान लेता है, जो सुरेश रेडियो थी। और जब वो अपनी दुकान में एंटर होता है, वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था और उसके बिल्कुल पीछे एक चेयर रखी हुई थी, कुर्सी रखी हुई थी। तो वहाँ जब बैठने जा रहा था टीटू, तो टीटू जो टेबल है वहाँ पे ऐसे करके कुछ बजाता है। अब ये आदत वही थी जो सुरेश वर्मा किया करते थे। ऐसा होता है ना, हम कहीं पे जाते, कहीं बैठते, किसी न किसी की कोई ना कोई आदत होती है। वैसे सुरेश वर्मा की आदत थी कि वो ऐसे किसी चीज़ को ऐसे तबला जैसे बजा रहा हो, वैसे ऐसे मार के फिर ऐसे बैठते थे। यही वो जो करते थे, यही आदत टीटू में भी दिखी। टीटू ने वो सेम टू सेम चीज़ करी। वापस एक बार सारी फैमिली शॉक। फिर उसको वो फोटो दिखाया जाता है कि इसे पहचानते हो, ये कौन है? सुरेश वर्मा की फोटो दुकान में तो लगी हुई थी। तो टीटू उसे भी पहचान जाता है कि हाँ, ये मेरी तो फोटो है। अब इतना कुछ जांचा पर्चा, सब जगह से यही मानने में आया कि टीटू सब चीज सही बता रहा है। फिर टीटू की नजर एक शोकेस पे पड़ती है जो दुकान में बना हुआ होता है। शायद उसे बने 1-2 साल हो चुके हुए थे। तो टीटू सवाल करता है कि ये शोकेस क्यों बनवाया, कब बनवाया, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? अब उसका सवाल बिल्कुल सही था। क्यों सही था? क्योंकि जब सुरेश वर्मा जिंदा थे, तब वो शोकेस वो दुकान में नहीं था। उनके मर जाने के बाद किसी चीज को रखने और उपयोग में लेने के लिए वो शोकेस उसके बाद बना था। तो टीटू के लिए वो इसलिए नया था क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था, सुरेश वर्मा ने भी नहीं देखा था। तो टीटू इसीलिए ये सवाल करता है कि ये शोकेस यहाँ पे क्यों बना हुआ है। अब ये सुन के बाकी सब चौंक जाते। अब बहुत सारे सवाल और उसका सिर्फ एक ही जवाब था कि टीटू ही सुरेश वर्मा है। अब दिक्कत ये होती है कि टीटू के अपने माँ बाप थे, जो नए माँ बाप थे जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। टीटू के पुराने माँ बाप, जो टीटू क्लेम करता है कि हाँ, मेरे माँ बाप तो आगरा में है, उमा मेरी पत्नी है। तो टीटू एक 4 से 5 साल का बच्चा, उसकी बीवी 40 साल की। तो अब इसको कैसे संभाला जाए ये सारी चीज़ों को? फिर दोनों फैमिली आपस में फैसला करते, अच्छा सा फैसला लेते, अंडरस्टैंडिंग से फैसला लेते कि हम मिलते रहेंगे एक दूसरे से। आप अपने गांव चले जाइए, इस टीटू को भी अपने साथ ही ले जाइए और दोनों परिवार में बातचीत रहेगी, संबंध रहेंगे।
तो इसी तरह वो फैसला लेते टीटू को ले जाया जाता है और टीटू पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। तो एक बीएचएस कॉलेज है, वहाँ पे वो आगे चल के प्रोफेसर भी बनता है। और अब जब टीटू इतना बड़ा हो चुका होता है, फिर भी वो ये बात को हमेशा दोहराता है कि मेरा गाँव ये नहीं है, मेरा शहर आगरा है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो आगरा का हूँ, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी वहाँ पे एक दुकान, 2 बच्चे, एक बीवी। वही सारी बातें वो आज भी इतना पढ़ा लिखा हुआ इंसान इतने समय के बाद भी किसी एक चीज़ पे इतना अड़ा नहीं रह सकता। तो उसने जो भी बातें बताई वो सच। जब एज के साथ उसकी उम्र बढ़ी, वक्त के साथ जब वो बड़ा हुआ, एक वो अच्छा विद्यार्थी था पढ़ने लिखने में, प्रोफेसर तक वो बना। तो प्रोफेसर बन जाने के बावजूद भी उसकी बातें वही रही। और ये जब हुआ था तो एक्सपर्ट्स की टीम भी आई थी, दिल्ली से आई थी और उन्होंने भी चेक किया था। अब जब उन्होंने तब जो चेक किया था, उन्होंने उनके पास वो सारा जो भी जब सुरेश वर्मा की मृत्यु हुई थी, उनकी जो भी फॉरेंसिक साइंस वाली जो भी सारी फाइल्स थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रिपेयर किए हुए थे। तो जब वो आते तो उनको पता हुआ होता है कि सुरेश वर्मा को लेफ्ट साइड गोली लगी थी और वो राइट साइड से निकली थी। अब जब वो टीटू के बाल कट करवाते हैं और जब देखते हैं तो वही सेम निशान टीटू के सर पे बना हुआ होता है। ये देख के सब चौंक जाते हैं और इस बार ऐसे चौंकते हैं कि वो चौंकना भरोसे में बदल जाता है कि हाँ, ये वही सुरेश वर्मा है। तो इस तरीके की ये कहानी थी। आप अपने जो भी अभिप्राय है वो कमेंट में बता सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने मुझे सोचने पे ज़रूर मजबूर किया था। मुझे लगता है कि ये आपको भी सोचने पे मजबूर करेगी ये कहानी। और अगर ऐसी कहानियों में आपको इंटरेस्ट है, आप सुनना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे आप ये सारी चीज़ें कमेंट में बता सकते हैं। मैं जिस तरीके से आपको बातें बताता हूँ, स्टोरीज बताता हूँ, वो कैसी लगती है, आप उसके बारे में मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी ही स्टोरीज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगर आपको भी ऐसी स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आप तक जो भी मैं पोस्ट करूँ वो सबसे पहले पहुँचे, कुछ मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक